फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटीरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने पहले प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे हम। 4 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा है 5वां प्रैक्टिस सेट। तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को लेकर ही चलेंगे। और शायद अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1885, यानी कि जो फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1885 में हुई थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत घाटी यानी कि दैट वैली जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो जो ये क्यों प्रसिद्ध है मृत घाटी? तो ये आपकी अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। क्यों? अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका इसी में कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो पहला है कि जलोढ़ मिट्टी मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये सही है। फिर है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है, तो ये गलत है। फिर है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है आपका कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब आपका सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? जो यूरेनियम का भंडार है उसमें इन जो देश दिए गए हैं आपका भारत, चीन, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है? तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो इनमें से सबसे ज़्यादा शीर्ष पे यानी कि आगे है यूरेनियम के भंडार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? कि आपका जो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या फिर डोवर जल मंडल इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, सी है आपका मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर, या फिर डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, लेकिन आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, और इसी के लिए जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। आगे है आपका कि ऑलिव रिडले कछुए के साथ स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? जो ऑलिव रिडले कछुए हैं उनके स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भितरकनिका। कौन सा हो जाएगा आंसर? भितरकनिका। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो जो पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन के वर्षा वन। जो अमेजन के वर्षा वन हैं उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इनमें से कौन है जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा? तो जो आपका क्लोरोफ्लोरो गैस है ये आपको ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, जिसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है उसको किसने प्रस्तावित किया था? तो जो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो आपके एजी टांसले ने
प्रस्तावित की थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो जो पश्चिम की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो कौन सी नदियाँ हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये रहेगा जैसे नर्मदा है आपकी, माही है, साथ ही ताप्ती है। ये जो तीनों नदियाँ हैं आपकी, ये पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं, लेकिन जो महानदी है वो पूर्व की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 12वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, ये बताना है हमें। तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे है आपका कि निम्न में से नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो आपका ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। जो अवक्षेपण होता है वो आपका ऑक्सीकरण नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे रहेगा आपका कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इनमें से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, फिर है कि रबर निम्न में किसका बहुलक है। जो रबर है वो किसका बहुलक है, ये हमें बताना है। तो जो आपका रबर है वो बहुलक हो जाएगा आपका आइसोप्रीन का। किसका है, आइसोप्रीन का जो होता है रबर आपका बहुलक होता है या उदाहरण है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। जो वास्तविक वस्तुएं होती हैं उनका जो सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा दर्पण में होता है, तो वो आपका समतल और उत्तल दर्पण होते हैं, जिसमें वास्तविक चीज़ों का एकदम सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय आपकी किस प्रकार की, तो आपकी जो इसका है नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। आगे है आपका 18वां क्वेश्चन, जिसपे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। तो इनमें से कौन सी जो मिश्रण की पृथक्करण विधियां हैं, यानी कि रवाकरण करना या निस्यंदन करना या आश्वान करना या ऊर्ध्वपातन करना। तो इनमें से कौन कौन सी है पृथक्करण वाली विधियां, तो 18 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी ही आपकी मिश्रण को अलग अलग करने वाली विधियां हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्त्राव होता है। जो मनुष्य के जो मादा जननांग होता है उसमें किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ये आपके जो एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोटेस्टेन, ये सभी आपके मादा जनन अंग में हार्मोन का स्त्राव होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि सुमेलित कीजिए, जिसमें एक साइड आपके विटामिन दिए गए हैं, दूसरे प्रभाव, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा प्रभाव होता है ये हमें बताना है। तो पहला है आपका टेकोफेरोल। क्या है, टेकोफेरोल। ये विटामिन के आपके जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो दिए गए हैं। तो टेकोफेरोल जो है उसका क्या प्रयोग होता है, तो टेकोफेरोल का प्रयोग होता है जनन क्षमता की कमी होना। क्या, जनन क्षमता की कमी होना। ठीक है, फिर है कि नेफ्थोक्विनोन जो है उसका क्या होता है यूज, तो इसका होता है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का ना बनना और जमने में अधिक रक्तस्राव होना, ये आपका नेफ्थोक्विनोन होता है। ठीक है, फिर है थायमीन का यूज क्या है, तो थायमीन है आपका बेरीबेरी। ठीक है, फिर है साइनोकोवलम। तो ये जो है आपका तंत्र की गड़बड़ी से होता है। तो ऑप्शन ए बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण करने किसके द्वारा होता है। तो जो अमीबा में भोजन का अंतःकरण होता है वो आपका कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो संविधान के किस भाग में किया गया है सहकारी उपबंध। तो इसका 23 का आंसर आपका हो जाएगा भाग 9 खा। कौन सा है, भाग 9 खा में आपकी सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे है आपका 24वां क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए और सही आंसर हमें बताना है। ठीक है, फिर है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो ये दोनों ही गलत है, ये गलत है आपका। फिर है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा सही कथन है। तो सरदार पूर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो नहीं। सरदार स्वर सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो गलत। फिर है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो ये सही है। फिर है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जो 226 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा जो ये केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण करना या प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वै शासन की व्यवस्था करना या इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां की स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर जॉन मथाई को आपका स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 28वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है ये हमें बताना है। तो जो 28 का आपका जो है ये अल्पसंख्यकों की जो भाषा, लिपि एवं संस्कृति का जो संरक्षण होता है ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है, इसीलिए ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। बाकी आपके सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 29 जिसमें पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य में जो शामिल किए गए थे राज्य और इस सूची में वो राज्य नहीं है। तो 29 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा जो अवध था वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी के ये आपका सितारा, बघाट, झांसी ये सभी आपके ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है, आगे है 30वां क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। इसमें ही आपके अगर आप थोड़ा सा सिक्स सेंस लगाओ तो इसी एक क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे। पहला कि शारदा अधिनियम जो है वो कैसा है, तो ये आपका सामाजिक सुधार आंदोलन था और किस पर, तो ये बाल विवाह रोक पर आधारित था आपका जो शारदा अधिनियम है। ठीक है, और ये कब पारित किया गया था तो ये भी आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930 में आपका शारदा अधिनियम एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, आगे है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जब भारत में किसान आंदोलन हुए थे तो उस टाइम पर जो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की जो स्थापना की गई थी तो वो किसने की थी, ये हमसे पूछा है। तो वो आपकी NG रंगा ने की थी। किसने की थी, NG रंगा ने। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया है।
तो जो आपका इंडियन मिरर समाचार पत्र है उसका जो संपादन है वो आपके जुगल किशोर ने किया था। सॉरी, ये आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है 33वां क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया है। 33वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। तो 33 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1909 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है। तो जो मुस्लिम लीग है उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो कब मनाते हैं? तो वो आपकी 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 अगस्त 1946, 46। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, या फिर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, या फिर इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, या इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है और इसमें हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी श्रृंखला में कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। तो जो भारत में चांदी का जो यूज हुआ था या पाई गई थी तो किस काल में? तो वो आपकी हड़प्पा सभ्यता के काल में चांदी सबसे पहले पाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का आपका कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इनमें से वह कौन से शासक हैं जिन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा जो हर्ष थे उन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे है 38 की निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो कौन से संत हैं जिन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते हैं? तो जो आपके 38 के जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार के किस शासक के द्वारा की गई थी। 39 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा धर्मपाल। यानी कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो भागलपुर में की गई थी वो धर्मपाल के शासक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे है 40वां जिसमें पूछा है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक को किसने भेजा था? राजवैद्य को। तो 40 का जो हो जाएगा बिंबिसार। जो बिंबिसार थे उन्होंने अपने राजगुरु राजवैद्य को भेजा था जीवक को इनकी देख रेख के लिए। ठीक है, फिर है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था ये? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो आप सभी को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है वो आपकी याहदा बिन अहमद सरहिंदी के नाम के द्वारा रचित की गई थी। कौन सी? याहदा बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो इनमें से वह कौन सी वायसराय हैं? तो वो आपके लॉर्ड लिनलिथगो हैं जिनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा हो रहा था। ठीक है, आगे है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये इसमें किसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में? तो इसमें आपका जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित
जो जीएनपी है उसमें निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? तो जो जीएनपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें विदेशी निवासियों की आय, जो निवासी होते हैं उनकी आय को भी जोड़ा जा नहीं शामिल किया जाता है। बाकी आपके निजी प्रेक्षण, बाह्य ऋण और बाह्य अनुदान, इन सभी को जोड़ा जाता है, लेकिन जो आपका विदेशी निवेशियों की जो आय होती है उसे नहीं ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे रहेगा आपका कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो आपकी, या फिर एज ऑफ ड्यूरिंग बिजनेस, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट, या फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जो विश्व बैंक द्वारा जो जारी नहीं किया जाता है वो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होती है वो हमारी विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो हमारे भारतीय आयात निर्यात जो बैंक है उसकी जो स्थापना थी वो आपकी आप कब की गई थी? तो वो आपकी 1992 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो जो वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट है वो आपके विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इसी के साथ ये हमारी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज थी वो हमारी समाप्त होती है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हम हर प्रैक्टिस सेट के बाद आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देते हैं, तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट के हो जाते हैं और इसी में से ही कम से कम आपके 20 प्रश्न आपको ऐसे अलग से नॉलेज के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम वो भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने किसको हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त, किसको? ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। ठीक है, फिर है कि मगध राज्य की राजधानी राजगिरह को बनाया था। तो राजगिरह को राजधानी किसने बनाया था? तो जो आपके बिंबिसार थे उन्होंने मगध की राजधानी को राजगिरह ही बनाया था। ठीक है, फिर है आगे है कि इसने जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने भेजा था? तो वो आपके बिंबिसार ने ही भेजा था। ठीक है, फिर है कि इसकी मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। जो अजातशत्रु थे उन्होंने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। ठीक है, फिर आता है आपका कि अजातशत्रु को कणिक उपनाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु को किस उपनाम से जानते हैं? तो कुणिक उपनाम से जानते हैं। ठीक है, फिर है कि इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जो बिंबिसार थे उन्होंने आपके मगध पर 32 वर्षों तक लगातार शासन किया था। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। इसके में क्वेश्चन ये भी आता है कि वह कौन सा शासक है जो कि अपने पिता की मृत्यु करने के बाद फिर उसकी भी मृत्यु उसी तरीके से हुई थी? तो वो आपके अजातशत्रु हैं, जिसने कहा कि उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की थी। जो पाटली ग्राम है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपकी उदयन ने ही की थी, यानी कि पाटली ग्राम यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर कि पाटलिपुत्र को वैशाली में राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। ठीक है, फिर है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। ये जो पॉइंट जो मैं आपको बाद में कराती हूँ या बीच बीच में मैं आपको बताती जाती हूँ, इन्हें भी गौर से किया करिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे होते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसके हूबहू उससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ऐसा ही होता है कि आपका 50% जो एग्ज़ाम होता है वो आपका प्रीवियस ईयरली एग्जाम पर ही आधारित होता है और 50% आपके सिक्स सेंस पर संबंधित होता है। ठीक, तो आपको करना क्या, अपना 50% कंप्लीट कर लीजिएगा और जो आप जो बीच बीच में जो इसकी थ्योरी आती है क्वेश्चन आंसरों की उन्हें कंप्लीट करते चलेंगे, तो जो आपका 50% बाद में बचता है तो उसका 25% तो हो ही जाएगा। और एग्जाम में मांगता कितना है? तो एग्जाम में मांगता है आपसे 60% मार्किंग। ठीक है, तो कितना हो जाता है आपका 75% मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आगे रहेगा आपका कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है, फिर है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्मन था। ठीक है, आगे है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। ठीक,
फिर है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो धनानंद थे, जिन्हें आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए, बिहार नहीं किसी भी एक स्टेट के एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी हैं। जैसे बिहार की जो आपकी बीपीएससी की परीक्षा है, साथ ही आपकी बीएसएससी के थ्रू जो परीक्षाएं होती हैं, इन दोनों की हमने जो 32 साल से लगातार आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी सीरीज़ हमने वन लाइनर सार संग्रह स्टार्ट कर रखा है। उसके पूरी सीरीज़ समाप्त हो चुकी है। अब तो उसकी 32-33 वीडियोज़ हैं, पूरी 32 वीडियोज़ हैं आपकी 32 साल के हिसाब से। और फिर उसके बाद ही हमने जो आपका बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स वैकेंसी जो आती है उसमें जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसकी भी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। वो भी आपकी वीडियो काफ़ी हो चुकी है। साथ ही आपकी जो TRE 3 की जो आपके प्रीवियस में जो आपका TRE 1 और TRE 2 जो एग्ज़ाम हो चुका है, साथ ही सक्षमता परीक्षा, उस पर आधारित जो सामान्य ज्ञान है जो कि आपके अब TRE 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे, उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी UPSC जो GK पॉइंटर है उसका भी हमने एक पूरी सीरीज़ चला रखी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। और बिहार पुलिस के लिए भी हमने आपकी वीडियो चला रखी है, प्रैक्टिस सेटों की सीरीज़ है। इसके साथ साथ ही हमने वन लाइनर की आपकी जैसे अर्थशास्त्र हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, साथ ही आपकी सामान्य अध्ययन हुआ, इन सब की हमने वन लाइनर की अलग से वीडियो चला रखी है। तो इस तरीके से हम देखें कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके की और बेहतरीन तैयारी के लिए आपको पूरा कंटेंट प्राप्त होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।